हेयर फॉल कैसे रोकें सर? एसटीडीज है, जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, दे आर ट्रीटेड एज टैबू। उनको ट्रीट करवाने से पहले ना लोग उनकी बात करने से पहले ही डरते हैं। तो बीट HIV या फिर बीट अदर योर डिसीजेस एसटीडीज वगैरह, आर दे कम्युनिकेबल इजीली या फिर कुछ फेक डॉक्टर्स हैं जिन्होंने डिग्री कहीं से बनवा ली है, कुछ कर लिया है। हाउ समवन कैन नो कि ये डॉक्टर लेजिट है, लेजिटिमेट है? नेचुरली आप गोरे हो सकते हैं। हेलो, वेलकम टू ब्रो टॉक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिल्टर्स की। फिल्टर्स जो कि हमारे चेहरे पे होता है, कभी कभी हमारे पानी के टैप पे होता है, कभी कभी हमारी बातों में होता है। लेकिन क्या हम इन फिल्टर के परे दिख पाते हैं? हम लोग स्किन के इश्यूज़, हेयर के इश्यूज़, इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, ना जाने कितनी डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, पर हम उनको समझते ही नहीं कि वो डिसीज़ होती कैसे हैं और क्या हम उन डिसीज़ से बच सकते हैं। हेयर फॉल इतनी बड़ी समस्या है जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। वी ऑल आर फेसिंग अ हेयर फॉल पैंडेमिक इन आवर कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। नाउ in Bro Talks, we invited our guest who can provide us helpful information about these diseases, चाहे वो बालों की हो, चाहे स्किन की हो। मैं वेलकम करना चाहूँगा Bro Talks में हमारे साथ डॉक्टर पराक्रम सिंह जी का, जो कि हमें हेल्प करेंगे समझने में कि डिसीजेस होती क्यों हैं और हम इन डिसीजेस से कैसे क्योर कर सकते हैं। वेलकम टू द Bro Talks, सर। Hello Raj, thank you so much for having me. So how are you doing, sir? I'm very good. How are you? Yeah, I'm also doing fantastic, sir. Yeah. सो स्टार्ट करता हूँ सर। जी। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे जैसे काफ़ी सारे यंगस्टर्स देख रहे हैं, हेयर फॉल कैसे रोकें सर? हेयर फॉल रोकने से पहले हमें हेयर फॉल के कारणों के बारे में समझना होगा। आज की समय में जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं हेयर फॉल के, वो दो होते हैं, एक एंड्रोजेनिक और एक जेनेटिक। एंड्रोजेंस मतलब आपके हॉर्मोन्स और दूसरा जेनेटिक्स। हम पहले रीजंस को समझते हैं, उसके बाद हम उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उस पे बात करते हैं। तो सर जैसे कि हेयर फॉल जब बढ़ रहा है जी, तो उसका कारण ये भी है क्या कि हमारी जो मॉडर्न अपब्रिंगिंग है, जो भी हमारी मॉडर्न अप्रोच है, स्ट्रेस बहुत है, सबके पास वर्कलोड है, डाइट किसी की भी अब सही नहीं है, तो क्या क्या फैक्टर्स है जिस वजह से बढ़ गया है हेयर फॉल? जो आपने सारे फैक्टर्स बताए वो सभी हेयर फॉल को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपका एनवायरनमेंट, आपके जेनेटिक्स, ये सभी आपके हेयर फॉल में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके सर, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि 30, 35, 40 तक के भी लोगों के अच्छे लहलहाते बाल थे। और हेयर फॉल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस के पास ही है। आई एम श्योर अब तो काफ़ी सारे वीमेंस हैं जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है। तो ऐसा क्या चेंज हुआ है पिछले 20-30 सालों में कि हेयर फॉल बढ़ गया इन जनरल? इसके 2-3 बहुत मेजर कारण हैं। जैसे लाइफस्टाइल, पहले लाइफस्टाइल काफ़ी हेल्दी हुआ करती थी, खाना पीना अच्छा था, प्रोटीन रिच डाइट लेते थे लोग, इन्वायरमेंट अच्छा था, AQI इतना खराब नहीं था। इन सब कारणों से अब हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ने लगा है और कम एज में होने लगा है। ओके जी। और सर एक ये भी रीजन है क्या कि पोल्यूशन जो बढ़ गया है, हम लोग के खानों में भी अब थोड़ी मिलावट सी बढ़ गई है, इस वजह से भी? ये भी रीज़न है, आपका खाने में भी पोल्यूशन बढ़ गया है और एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन बढ़ गया है। ओके जी, ओके। एंड सर अगर हेयर फॉल के ही बारे में बात करें जी, तो अब तो काफ़ी सारे प्रोसीजर्स आ गए हैं। जैसे पहले बाल किसी के जाते थे तो हम लोग हमारी दादी नानी से सुनते हैं कि ऐसी कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर ऑयलिंग कर लीजिए, या फिर कोई, अब तो मैंने बहुत से एड्स भी देखे हैं कि कोई तेल बेच रहा है, कोई किसी भी तरीके के नुस्खे बेच रहा है। तो कितने वो नुस्खे रिलायबल हैं, कितने वो उन पर हम लोग कर सकते हैं कि हाँ वो हमको हेल्प करेंगे? देखिए, कई घरेलू नुस्खे आपने और हम सभी ने सुने होंगे, जैसे सिर में नींबू का रस लगाना, प्याज लगाना। इन सब से आप स्कैल्प की हेल्थ को और ख़राब करते हैं, आप स्कैल्प को और डैमेज करते हैं। ओके। ऐसा कोई नुस्खा आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने से भी डैंड्रफ बढ़ता है, तो अगर आपको डैंड्रफ है तो बहुत ज़्यादा ऑयलिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल तो नहीं होगा, उल्टा और बढ़ जाएगा। सर लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रात में ऑयलिंग करके आपको सोना चाहिए। तो कितनी ऑयलिंग करनी चाहिए? देखिए, आइडियली ऑयलिंग उनको करनी चाहिए जिनका बहुत ज़्यादा आउटडोर में काम हो। ओके। ऑयल सिर्फ आपके बालों के आसपास एक कोट बनाता है और उनको पोल्यूशन, धूल, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। ओके। बाकी आपने ये देखा होगा कि भारत के अलावा दुनिया में और कहीं सर में कोई तेल नहीं लगाता है। बाकी किसी भी फॉरेन कंट्री में ऑयलिंग नहीं करते हैं। करेक्ट। इस धरती पे और कोई जानवर भी बालों में तेल नहीं लगाता है। तो इसका कोई एडवांटेज नहीं है, ये एक बहुत पुराना मिथ है जो चला आ रहा है।
तो सर ऑयल इंडस्ट्री अगर आप कह रहे हैं कि वो मिथ ही है जी। तो वी आर आई मीन बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट ऑयल जी। या फिर जितने भी सरसों का तेल जो होता है तो बहुत से लोग गर्म करके सरसों का तेल भी लगाते हैं, तो फिर वो यूज़ करें या नहीं, क्योंकि कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर जो ऑयल के ही रिगार्डिंग चल रही हैं। आपका अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स के बीच रहने का काम रहता है अगर दिन में, तो आपको ऑयलिंग करना बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है पोल्यूटेंट से, डस्ट से। अगर आपका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है और पोल्यूटेंट्स के बीच में आप नहीं रहते हैं, तो ऑयलिंग आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं करती है, उल्टा नुकसान कर सकती है, डैंड्रफ को बढ़ा सकती है। ओके जी। एंड सर एक चीज़ और है, जैसे आपने बोला कि 2 तरीके के हेयर फॉल होते हैं मेजरली, एक जेनेटिक्स और एक आपने हार्मोन्स। तो सर अगर किसी को हार्मोनल इशू है तो उसको मतलब उसको कब ऐसा अंदाजा होना चाहिए कि यार मुझे अब हार्मोनल इशू है, वो डॉक्टर से कंसल्ट होके ही उसको पता चलेगा? क्योंकि जेनेटिक्स वाला तो पता होता है कि उनके अगर एंसेस्टर से नहीं थे, फोर फादर से नहीं थे, अभी पेरेंट्स से नहीं है, तो डिटेक्ट हो जाता है। बट व्हाट अबाउट दोस्त जिनको, देखिए ये आप घर पे पता नहीं कर सकते हैं कि आपको जेनेटिक हेयर लॉस है या हार्मोनल है एंड्रो, इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। जो हेयर लॉस होता है वो पैटर्न में होता है, तो आपका डॉक्टर वो पैटर्न्स देख के बता सकता है कि वो किस तरीके का हेयर लॉस है। ओके तो कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं सर? बहुत सारे। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो होता है, जो मेजरली मेल्स में होता है, उसमें आपको फ्रंट से हेयरलाइन रिसीड होती हुई दिखती है और एक टॉप से हेयरलाइन रिसीड होती हुई दिखती है, क्राउन एरिया पे। हाँ एग्जैक्टली। फीमेल्स में अलग तरह का पैटर्न हेयर लॉस होता है, उनमें बीच से बाल धीरे धीरे डेंसिटी कम होना शुरू होती है। तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं हेयर लॉस के। फिर किसी को भी देख के पता चल जाता है आप लोग को कि इनके जो हेयर्स हैं अगर ये जा रहे हैं तो कितने टाइम तक हम कौन से पैटर्न तक रोक सकते हैं हेयर लॉस को? हाँ, कई केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में इधर मेल पैटर्न हेयर लॉस हो या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो, उसको रोका भी जा सकता है और उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो सर क्या क्या टेक्नोलॉजी थी? जैसे अब तो बहुत हेवी जो हम लोग देखते थे, लाइक जैसे मैं बॉलीवुड को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, तो जब मैं टीन एज में था मुझे शुरू से हमेशा से हेयर लॉस का मुझे भी इशू रहा है, मेरा थोड़ा जेनेटिक वाला इशू भी है। लेकिन मैं जब उनके बारे में पढ़ता था तो वो लोग इतने महंगे महंगे ट्रांसप्लांट करवाते थे, इधर दे गो टू लंदन, अमेरिका, उस टाइम पर 15-20 साल पहले वहाँ पर होते थे ये ट्रांसप्लांट। बट अब अगर इंडिया में कोई एक नॉर्मल है जिसकी इतनी इनकम नहीं है, एक थोड़ा मिडिल क्लास बैकग्राउंड से कोई आता है, तो क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए? प्रोसीजर्स देखिए बालों में बहुत सारे होते हैं। पीआरपी थेरेपी होती है, जीएफसी थेरेपी होती है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। एक्सोसोम्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग होती है, डर्मा रोलर होता है, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अगर अपन अर्ली स्टेजेस में इनको अडॉप्ट करें तो अपने को हेयर ट्रांसप्लांट वाली स्थिति तक पहुंचने की नौबत नहीं आती है। बहुत सारी दवाइयाँ भी है, यूएसएफडी अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जिनको हेयर फॉल में यूज़ करते हैं, जिससे ट्रांसप्लांट वाली स्टेज तक पहुँचने से पहले रोका जा सकता है। ओके सर, तो आपने जैसे बताया कि हैवी ट्रांसप्लांट करवाने की अब तो नीड नहीं है, पीआरपी, जीएफसी जो भी थेरेपीज़ हैं जो अब ईजिली अवेलेबल है, पर इनके लिए भी सर जो हम जैसे स्मॉल टाउन में रहते हैं, लाइक हम लोग नीमच के हैं, आसपास में ऐसे ऐसे रीजन से जहाँ पे लोग मुंबई जाना, इंदौर जाना नहीं पॉसिबल है, तो अब यहाँ पे अगर कोई है तो वो लोग किन डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं? आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके बहुत इजीली नीमच में भी पीआरपी, जीएफसी, माइक्रो नीडलिंग, डर्मा रोलर, ये सब आप करवा सकते हैं। ओके जी। और सर इसमें एक चीज़ और होती है, अब जैसे फेकनेस बढ़ गई है तो काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं, अगर कोई जा रहा है, जैसे मैंने काफ़ी रील्स देखी वायरल हो रही हैं कि लोग बाल उगाने के लिए तेल लगवाने कहीं किसी के यहाँ जा रहे हैं, भाग रहे हैं बस वहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह, और उनके बाल नहीं आ रहे, उनको इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पर्ची वाले डॉक्टर जो एक टर्म चलता है, या फिर कुछ फेक डॉक्टर्स हैं जिन्होंने डिग्री कहीं से बनवा ली है, कुछ कर लिया है। हाउ समवन कैन नो कि ये डॉक्टर लेजिट है, लेजिटिमेट है? देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आजकल इंडिया में डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, एस्थेटिक्स में बहुत सारे फेक डॉक्टर अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। करेक्ट। आप किसी भी डॉक्टर को अगर अपने स्किन, हेयर या नेल के लिए दिखाने जाते हैं तो आप सबसे पहले उनकी डिग्रीज देखिए। अगर उनने एमबीबीएस किया है, एमबीबीएस के बाद उनने डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की है, स्पेशलाइजेशन या एमडी डर्मेटोलॉजी हो सकती है, डीएनबी डर्मेटोलॉजी हो सकती है, या डिप्लोमा डीवीडी डर्मेटोलॉजी हो सकती है। इनके अलावा यदि आपके डॉक्टर के पास कोई अन्य डिग्री है
तो वो NMC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं है और वो सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट स्किन के नहीं है। ओके सर, अभी जैसे आपने बहुत सारे टर्म्स बोले जी। जो मुझे थोड़े से समझ में आए, आई एम श्योर ऑडियंस में काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जिनको इतना नहीं इतनी चीज़ें नहीं ग्रास्प कर पाए। तो एक सिंपल कट शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी डर्मेट को दिखाने जा रहे हैं तो ही शुड बी प्रोफिशिएंट इन MBBS और उसके साथ में एक और कोई सी डिग्री जो उनकी डर्मेटोलॉजी की वो होनी चाहिए। जी बिल्कुल करेक्ट। ओके सर, दैट्स नाइस। सर और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? लाइक हेयर फॉल के लिए ऐसा एक और मिथ चलता है कि जो लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जो लोग ज़्यादा धूप के एक्सपोजर में रहते हैं, उनको भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, वर्कआउट करने से हेयर फॉल का कोई लेना देना नहीं है, बट कुछ लोग जो वर्कआउट करते हैं वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे क्रिएटिन हो गया। क्रिएटिन से कुछ हद तक हेयर थिनिंग होती है। कुछ लोग जो जिम जाते हैं वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन्स लेते हैं। ओके। उनसे आपकी हेयर थिनिंग और हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ओके जी। तो सर अगर किसी को अब बॉडी भी बनानी है, जी, तो समवन हैज टू लुक परफेक्ट, या तो बाल गवा ले या बॉडी बना ले। जी। तो वो बैलेंस बनाना है। हाँ। तो उस बैलेंस के लिए क्या डाइट ले सकते हैं? लाइक कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे डाइट में होने चाहिए तो हमारे हेयर फॉल को इशू ना आए? आपके बालों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हैं, एक तो आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, दूसरा आपका B12 लेवल नॉर्मल होना चाहिए। ये दिक्कत इंडिया में बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। वेजिटेरियन डाइट में B12 के सोर्सेज होते नहीं है। ओके। वो दिक्कत है। दूसरा विटामिन D3, अब बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं रहा है, जो फूड हम लेते हैं उसमें भी विटामिन D नहीं होता है इतना, तो उसकी कमी की वजह से भी बाल काफ़ी झड़ते हैं। सर एक बहुत से मतलब लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन से भी बालों की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, तो इज इट रियल? जी, बाल भी आपके एक तरह का प्रोटीन ही है। अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं रखेंगे तो बाल नहीं बन सकते हैं, तो आपको एडिक्वेट प्रोटीन कंजम्पशन करना पड़ेगा। ओके सर, एक मैंने रिसेंटली एक सर्वे देखा था, जिस सर्वे में जो हम लोग, जैसे मैं खुद भी एक पेशेंट हूँ कि मुझे खुद को भी हेयर लॉस के इश्यूज हैं, तो आई एम ऑल्सो कंसल्टिंग यू ओनली। तो अब मेरे को आज एक क्वेश्चन आया, मैं एक मेडिसिन ले रहा था जो आपने मुझे प्रिस्क्राइब करी थी, उसमें मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। अगर मैं कुछ भी खाता हूँ तो उससे पहले, चाहे मैं दही भी खा रहा हूँ नॉर्मल सा, तो मैं उसके न्यूट्रिएंट्स देखता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलेगा। सिमिलरली आपने जो प्रिस्क्राइब किया था उसमें मिनॉक्सिडाइल और एक फिनेस्टेराइड, आई एम श्योर आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग दैट, फिनेस्टेराइड। तो ये दो चीज़ों के लिए भी मैंने देखा था कि लोग कहते हैं कि आप मिनॉक्सिडाइल लगा रहे हैं तो लॉन्ग रन में अच्छा है, बट जो फिनेस्टेराइड है उसका इशू ये आता है कि बाद में आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं। तो इज इट? देखिए, वो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो ओरल फिनास्टेराइड के साथ ज़्यादा होते हैं। ओके। इसीलिए हम टॉपिकल फिनास्टेराइड ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होती है सिर्फ आपकी स्कैल्प पे। उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, इस वजह से उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ओके जी, वही मेरा, क्योंकि मैं 2 दिन पहले मैंने रिसर्च किया था, मैंने कहा यार ये तो मैं ओरल कंज्यूम कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दूसरे इश्यूज हो, क्योंकि आई एम श्योर काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो डरते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अंडर द नाइफ जाने में किसी को भी इशू आता है, बिकॉज नोबडी वांट टू इंजेक्ट समथिंग इनटू देयर हेयर्स। मैं भी जब पहली बार के लिए GFC थेरेपी पे आया था तो मैं भी बहुत डरा हुआ था। इज इट सेफ? GFC थेरेपी इज वेरी सेफ। आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू पेनलेस, और उसके बहुत मिनिमल पेन के अलावा और कोई साइड इफेक्ट्स हैं भी नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग राइट नाउ, बट मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं खुद डरा हुआ था, लाइक शुड आई गो फॉर PRP और GFC और नॉट, बट इट्स बीन लाइक 2-3 सिटिंग्स मैंने लिया एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट्स। तो इफ़ यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि यार मेरे बाल नहीं उग रहे तो मैं कुछ इधर उधर के रास्ते से निकल जाऊँ, मेक श्योर कंसल्ट अ डॉक्टर एंड देन सी हाउ इट ग्रोज। ओके, नेक्स्ट थिंग सर, बालों की बात हो गई। बाल तो अब तो मेंस के भी जा रहे हैं, विमेंस के भी जा रहे हैं। बिल्कुल। एक सबसे बड़ा इशू हमारे साथ आता है हमारी स्किन के रिलेटेड। स्किन पे हमारे इश्यूज क्या होता है ना कि हमको हल्का से पिंपल हुआ जब हम टीनेजर होते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्किन डिजीज आर देयर बट इन जनरल? पिंपल्स एक बहुत कॉमनली होने वाली डिजीज है जो मेजरली हॉर्मोन्स की वजह से होती है, इसीलिए वो टीनेज में ज़्यादा होती है। Okay. उससे डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक्ने पिंपल्स इज वेरी ट्रीटेबल, और बहुत इनिशियल स्टेजेस में अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आपको जो पिगमेंटेशन रह जाता है एक्ने से या चेहरे पे गड्ढे रह जाते हैं, उस स्थिति तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर एक बहुत कॉमन चीज़ होती है हम लोगों में, जब टीनेज होते हैं हम लोग जी, और जब हम ऐसे एज में हिट करते हैं कि जब हमको पिंपल्स एक्ने होने लग जाते हैं, तो आदत होती है हमारी कि उन पिंपल्स को हम या तो पिंच करते हैं या उनको फोड़ते हैं।
उसी वजह से गड्ढे बनते हैं, राइट? गड्ढे अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म से पिंपल्स हैं उसकी वजह से बनते हैं, बट अगर आप जो आपको पिंपल्स हैं उनको फोड़ेंगे, उनको इरिटेट करेंगे, उनको स्क्रैच करेंगे, तो वहाँ पे निशान छूटने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो प्लीज़ अगर आपको पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो उनको हाथ लगाना अवॉइड करिएगा। ओके सर, एक और चीज़ रहती है, अभी बहुत सारे टीनेजर्स और जेएनजी भी हमारे पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जो अब मे बी उस एज पे आएंगे, तो ऐसे क्या मेजर्स हैं कि अभी से लोग लेना चालू कर दें ताकि जब वो 2022 हिट करें तो उनको स्किन इश्यूज ज़्यादा ना हो? देखिए, इसमें बहुत मेजर रोल आपके स्किन केयर का रहता है। अगर आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर दें, बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स, एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, दिस विल डू। अगर आप ये अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो आपको पिंपल्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप डाइट में ये अगर मीठा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा ऑयल ये अवॉइड करते हैं, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं, तो आपको पिंपल्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ओके सर, एक चीज़ अभी मुझे एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि अभी जैसे हम लोग एक्ने की, हेयर फॉल की बात कर रहे हैं जी। पहले के टाइम पे जब ये इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतने सारे डॉक्टर्स नहीं थे, इतनी सब चीज़ें नहीं थी, तब भी लोगों को एक्ने और ये सब होता होगा, राइट? तो तब से लेकर अब में ऐसा क्या चेंज आया है कि ज़्यादा होने लगी? पहले स्किन इश्यूज आई थिंक पहले भी होते होंगे लोगों को, तो क्या लोग अवेयर नहीं थे या लोग ओवरलुक कर देते थे उस चीज़ को? देखिए, पहले सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट नहीं था, तो उस वजह से लोग इतना इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। अब बहुत लोग इनसिक्योर हैं कि मुझे पिक्चर डालनी है सोशल मीडिया पे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, उस वजह से अब इसके रिगार्डिंग कंसर्न ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, एवरीबॉडी वांट टू लुक एस्थेटिक इन देयर एग्जैक्टली। ओके, तो सर अपार्ट फ्रॉम एक्ने, स्कार्स, और क्या क्या डर्मेटोलॉजी में आप कैसे पेशेंट्स को देखते हैं कि और क्या क्या स्किन इश्यूज होते हैं जो लोग, पिंपल्स और एक्ने तो क्या एविडेंट है कि वो दिखेंगे तो लोग भाग के डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन उसके अलावा और क्या इश्यूज होते हैं? देखिए, बहुत सारे स्किन इश्यूज के रिगार्डिंग पेशेंट्स आते हैं, जिसमें एक मोस्ट कॉमन इशू जो हेयर फॉल और पिंपल्स के बाद आता है वो है फंगल इन्फेक्शंस। उसके भी काफ़ी सारे पेशेंट्स अभी क्या है कि गर्मी और बरसात वाला सीजन भी आने वाला है, जिसमें फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट होते हैं, तो उसके पेशेंट्स भी काफ़ी आते हैं। ओके, एंड फंगल इन्फेक्शन से बेसिकली क्या कॉजेज होते हैं, मेन कॉजेज? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पसीना आता है आपको, आप हाइजीन अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, रोज नहीं नहा रहे हैं, क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वही क्लोथ्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपको फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो जस्ट कीप योरसेल्फ क्लीन टू अवॉइड दोस थिंग्स। आप हाइजीन का अगर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप फंगल इन्फेक्शंस होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं। ओके सर, अपार्ट फ्रॉम फंगल इन्फेक्शंस, कमिंग बैक टू द स्किन वाला टॉपिक पे, अब क्या हो गया ना, जैसे यू हैव टोल्ड करेक्ट थिंग कि सोशल मीडिया की वजह से हम लोग की, अब कह सकते हैं ना, लाइक वी आर मोर इनटू कि भाई हमको अच्छा ही दिखना है जी। तो बीट आर हेयर्स पे ठीक है, हमने बात करी, स्किन के लिए भी लोगों को क्या चाहिए ना कि पिक्चर परफेक्ट स्किन चाहिए। अभी आपने बीच में सुना होगा, बहुत से ऐसे लोग थे जो कोरियन जो स्किन टाइप होती है, दे वर रनिंग आफ्टर इट कि भाई हमें कोरियन स्किन चाहिए। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ग्लास स्किन? देखिए, कोरियन स्किन टाइप एक काफ़ी डिफरेंट स्किन टाइप है और इंडियन स्किन टाइप एक काफ़ी अलग स्किन टाइप है, तो इंडियंस का कोरियन स्किन टाइप के पीछे भागना बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है, क्योंकि वो अचीवेबल ही नहीं है। सिर्फ आपको फिल्टर्स और मार्केटिंग ट्रिक्स के थ्रू उसके पीछे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए भगाया जाता है, बाकी ऐसा कुछ भी इंडियन स्किन में पॉसिबल नहीं है। ओके सर, आपने जैसे कहा कि ये मार्केटिंग टेक्निक है, मैं खुद भी देखता हूँ, या फिर मैं रिसेंटली भी 5-6 साल पहले की बात है, कुछ लोग हमारे मतलब मेरे नोन ही थे, एंड समहाउ उनकी स्किन थोड़ी डार्क टोन पे थी, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, दे हैव गॉन टू अ जनरल स्टोर, वहाँ पे वो जनरल स्टोर वाला उनको क्रीम बेच रहा था गोरे होने के लिए। तो अब ये मैं आपको 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब सोशल मीडिया था बट इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो कैसे अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को कि भाई आप गोरे नहीं हो सकते नेचुरली आप गोरे हो सकते हैं?
बहुत ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक आप एफर्ट डालेंगे, सन प्रोटेक्शन रखेंगे, तब तक आपको थोड़ा इफेक्ट दिखेगा, जो कि टेम्पररी होता है। आप परमानेंटली अपना स्किन कलर नहीं चेंज कर सकते। परमानेंटली नहीं चेंज कर सकते। सर इसमें डज जेनेटिक्स एंड पेरेंट्स भी रोल प्ले करते हैं? हाँ, बहुत रोल प्ले करते हैं। और आप कैसा स्किन केयर रखते हैं, सन प्रोटेक्शन रखते हैं या नहीं, उस पर भी काफी डिपेंड करता है। ओके, कमिंग बैक टू दी सेम थिंग सर, कि अब वो जो मेरा फ्रेंड था, उसने मेडिकल जनरल स्टोर थी, वहां से गोरे होने के लिए वो क्या कहते क्रीम वगैरह ले लिया। कैसे लोग मतलब उस चीज से भी बचें कि देखिए, आजकल आपने जो अभी पूछा था कि और किस स्किन डिजीज के पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी हम लोगों ने डर्मेटोलॉजी में एक नई टर्म कॉइन करी है, टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस। ओके। जो लोग मेडिकल स्टोर्स पे गोरा होने की क्रीम लेते हैं, यूजुअली मेडिकल स्टोर्स पे उनको स्टेरॉइड वाली क्रीम्स दी जाती हैं, ओके, जिनसे आप कुछ समय के लिए तो आपकी स्किन चमक जाएगी, आपको काफी कलर में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जो ब्लेमिशेस होते हैं फेस पे वो भी आपको क्लियर होते हुए दिखेंगे, बट वो आपकी स्किन को परमानेंटली डैमेज कर देता है। वो बहुत आपकी स्किन को थिन पतला कर देगा, आप 2 मिनट भी धूप में खड़े नहीं रह पाएंगे, आपकी धूप सहने की शक्ति स्किन की बिल्कुल खत्म हो जाती है। और आप उसको अगर लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं, उससे कि काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके। फिर आप उसको जब भी बंद करेंगे तब आपको स्किन पे रेडनेस आ जाएगी, खुजली चलने लगेगी, आप उसको अल्टीमेटली बंद नहीं कर पाएंगे, और ये फिर बहुत एक डेंजरस लूप बन जाता है। विशेष साइकिल है कि इफ यू आर अप्लाइंग इट विल वर्क, जिस दिन रोकेंगे फिर ये सारे इश्यूज आएंगे। हाँ, तो इसलिए पेशेंट्स उसको रोक भी नहीं पाते हैं, तो लगाते रहते हैं और स्किन फिर काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है, फिर वो डॉक्टर को दिखाने आते हैं। ओके, तो सर अपार्ट फ्रॉम दिस इश्यूज जो स्किन पे आ रहे हैं, जो ब्लेमिशेस हो रही हैं, सब हो रहे हैं, इसके अलावा कैसे किसी को पता चलेगा? पिंपल को छोड़ देते हैं, एक्ने को छोड़ देते हैं, इसके अलावा किसी को कैसे पता चलेगा कि उनको स्किन इश्यूज हैं? लाइक और क्या क्या टाइप के इश्यूज होते हैं स्किन के रिलेटेड? बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्किन में। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, कहीं अगर आपको पिगमेंटेशन आ रहा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा अननेचुरल लग रहा है अपने चेहरे पे, तो आप खुद उसको ट्रीट करने के बजाय अगर एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें, कंसल्ट कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि सर हम इंडियंस में थोड़े स्मार्ट होते हैं तो हमारी एक हैबिट हो गई है कि हमको कुछ भी होगा, लाइक बेसिक सी कोल्ड भी होगी, खांसी भी होगी, या कुछ भी बेसिक से हमारे स्किन पे आएगा ना, हम लोग गूगल कर लेते हैं। तो इज इट अ गुड हैबिट कि अगर आपको स्किन के रिलेटेड, हेयर के रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे हैं, आप उसको हर बार गूगल कर रहे हो, गूगल पे आपको एक आई वुड से कि एक जनरल जो भी उनकी क्वेरीज होती है वही मिलेंगी, तो एट व्हाट टाइम समवन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, अ डर्मेट? देखिए, स्किन के बारे में अवेयर होना अच्छी बात है, बट गलत दिशा में अवेयर होना ठीक नहीं है। अगर आपको कोई भी स्किन इशू लग रहा है, तो आप गूगल करने के बजाय उसको किसी डॉक्टर से मिलें तो ज़्यादा बेहतर है। वो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। ओके सर, आप जैसे डॉक्टर हैं जी, तो अभी आप एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि आप खुद भी एक चीज़ प्रमोट कर सकते हैं। क्या होता है ना कि हम लोग अब सोशल मीडिया की डे एंड एज है, ठीक है, हर किसी को खूबसूरत दिखना है, और हम लोग जो है ना, हम लोग प्रभावित होते हैं सेलिब्रिटीज से, इन्फ्लुएंसर से, जो कि आई एम श्योर जो भी कि एक फिल्टर है, एक कहीं ना कहीं एक पर्दा है। तो क्या ऐसा लोग अपनी माइंडसेट को ऐसा बनाएं कि डोंट रन बिहाइंड द एस्थेटिक, रन बिहाइंड योर हेल्थ, कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। आप ये मत देख के जाओ कि यार उसके बाल इतने घने हैं तो मैं भी वैसा कुछ करके, उसका चेहरा इतना चमकदार है तो मैं भी वैसा कुछ कर लूं। तो क्या लोगों को माइंडसेट रखना चाहिए? देखिए, जो एक्टर्स और स्क्रीन पे हमें लोग दिखते हैं, उनको अच्छा दिखना मजबूरी है। ओके। क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है और वो उस पर उतना पैसा भी खर्च कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब करना, बट आप लोगों की मजबूरी नहीं है ये। आप लोग अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट रहें, अपनी स्किन को हेल्दी रखने पे ज़्यादा ध्यान दें, बजाय आप भी ऐसा सोचें कि मुझे इस सेलिब्रिटी जितना गोरा होना है या मुझे इस सेलिब्रिटी जैसी जॉ लाइन चाहिए। ये सब अननेचुरल चीज़ें कॉमन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। ओके, एंड सर कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अभी आपने जैसे बोला कि हेयर फॉल इजीली ट्रीट हो सकता है कम खर्चों में भी, मतलब ठीक है जो एक लगेगा उसका जो भी चार्जेस है, बट व्हाट अबाउट द स्किन इश्यूज, कि अगर किसी को अपनी स्किन के लिए भी काम करना है तो एक कितना मतलब टेंटेटिव, अगर कोई है पेशेंट है जो इतना कुछ जा रहा है, उसके स्किन पे इश्यूज आ रहे हैं, तो हाउ मच इट विल कॉस्ट
टू हैव अ प्रॉपर? देखिए, अगर आप बेसिक स्किन केयर फॉलो करते हैं, जैसे आप एक बेसिक फेस वॉश हो गया, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर हो गया और एक सनस्क्रीन हो गई, तो आप आई गेस 1000 to 1500 रुपीज पर मंथ पर 45 डेज के हिसाब से ओके, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट। कमिंग बैक टू योर पर्सनल लाइफ सर, जी। so how you got into this particular field? What encouraged you? How you started? मैंने 11th में 12th में कोचिंग स्टार्ट की थी नीट के लिए। आई वेंट टू कोटा, वहाँ पे फिर नीट के लिए आई प्रिपेयर्ड फॉर नीट। फिर मुझे भोपाल में MBBS के लिए कॉलेज मिला था। फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, नीट PG दी। फिर मुझे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग डर्मेटोलॉजी और सारी भी ब्रांचेस के ऑप्शन थे, बट आई हैड अ पर्सनल इंटरेस्ट इन डर्मेटोलॉजी। ओके, बिकॉज इसमें पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। दैट वाज द रीजन आई चोज डर्मेटोलॉजी। एंड देन मैंने अपनी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी और हेयर ट्रांसप्लांट में फेलोशिप जयपुर से कंप्लीट की। ओके, देन आई ओपन द क्लिनिक इन नीमच। ओके, बट सर आपने जैसे बोला कि नीट के एग्जाम में आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली डर्मेटोलॉजी मिली। अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नीट में नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से, इधर वो स्कोर उतना नहीं कर पाते या फिर उनको उनके क्या कहते हैं ना, इंटरेस्ट की फील्ड नहीं मिलती है। तो ऐसे टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है उनके पास, क्योंकि उनकी, आपने जो वर्क लाइफ बोली, उनकी तो पर्सनल लाइफ भी बहुत पहले खत्म हो जाती है, नीट की तैयारी करते हैं और बाकी सब चीज़ें करते हैं। तो ऐसे टाइम पे लोगों को क्या क्या फील्ड्स हैं, अगर डर्मेटोलॉजी भी एक फील्ड है तो ऐसे टाइम पे क्या मतलब उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए? देखिए, मेडिकल फील्ड में कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ओके, आपको बहुत हार्ड वर्किंग बनना पड़ता है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो इस फील्ड में कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सिलेबस बहुत वास्ट होता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो it is impossible to crack any sort of exams in medical field. Sir, I mean, I'm not contradicting you, but not just in medical field. But don't you think that in any field, if you are consistent, तो आपका हाँ, exactly, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। Okay. So if you are liking this conversation, this podcast is co-sponsored by Ethnic Clan. Ethnic Clan एक ब्रांड है जो कि एथनिक कपड़ों का, ट्रेडिशनल क्लोथिंग का, शूटिंग स्टार, शर्टिंग स्टार, काफ़ी सारी चीज़ों को आपके लिए लेके आ रहा है, बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग टू वेयर इन योर वेडिंग्स, इन फेस्टिवल्स, गो चेक आउट एथनिक क्लैन। थैंक यू। तो सर, ये बात तो आपने बिल्कुल एप्ट बोली कि लोग सेलिब्रिटीज़ को देख के, इन्फ्लुएंसर्स को देख के इस पे जाते हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट डर्मेटोलॉजी इन जनरल, लोगों को, एज आई सेड, कि लोगों को ये लगता है कि पिंपल्स और एक्ने या फिर जो बेसिक स्किन पे दिखने वाले इशू होते हैं, यही मेजर इशू होते हैं। बट इन स्मॉल टाउन मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को एक्जिमा की भी प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोगों को, एज समवन फ्रॉम आवर टीम साइड, कि हेयर में एलोपेशिया टाइप की कुछ इशू हो जाती है। वो एलोपेशिया हमको पता है क्योंकि हमने रीड किया है। तो ऐसे क्या क्या और भी चीज़ें होती हैं? देखिए, बहुत सारी एलर्जीज, स्किन एलर्जीज भी होती हैं, जैसे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, जो नीमच के आसपास काफ़ी सारी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको सीमेंट से एलर्जीज होती हैं। ओके, आपको जो गर्दन पे, दाढ़ी पे जो मस्से हो जाते हैं, वो भी डर्मेटोलॉजी के अंडर आते हैं। बहुत सारी ड्रग एलर्जीज होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, वो भी डर्मेटोलॉजी के अंदर आती हैं। ऐसी बहुत सारी डिजीजेज हैं। ड्रग एलर्जी है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस होता है। कुछ लोगों को अगर किसी ड्रग से एलर्जी होती है और वो ड्रग कंज्यूम करते हैं, उस वजह से उनकी स्किन पील ऑफ होना शुरू हो जाती है पूरी बॉडी से। तो वो एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और उसमें बहुत इमरजेंसी इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। एंड हाउ समवन नोस कि उसको इशू है? अगर आपको कोई भी दवाई लेने के बाद स्किन पे छाले होने लगे हैं, आपको जलन होने लगी है, आपकी स्किन पील होने लगी है, तो आप तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको दिखाएं और उनसे चेकअप करवाएं। ओके, एंड सर, यू टोल्ड मी अबाउट वॉट्स, जो मस्से होते हैं जी। तो मस्सों के लिए भी क्या करते हैं ना लोग, स्मॉल टाउन्स में या फिर टियर 3, टियर 4 सिटीज में, वो कुछ तो घोड़े के बाल का एक नुस्खा है, वो लोग यूज कर लेते हैं। मैंने तो ऐसा भी सुना लोग सीजर से भी कट कर लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा ऐसा है। तो आर वॉट्स ट्रीटेबल?
देखिए, जो आम भाषा में हम मस्से बोलते हैं वो दो तरह की चीज़ों को बोलते हैं। एक तो वायरल वॉट्स होते हैं जो यूजुअली आपको कहीं अगर आप हेयर कट लेते हैं उसके बाद शुरू होते हैं। ओके। दूसरा आपको जो स्किन टैग्स होते हैं वो होते हैं। वॉट एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। अगर आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या किसी घोड़े के बाल से काटने की कोशिश करेंगे, जलाने की कोशिश करेंगे, उसको स्क्रैच करेंगे तो उसके फैलने के चांसेस होते हैं। आपको मल्टीपल वॉट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ओके जी। और जो लोग करते हैं अगरबत्ती से जला देना, उस पे चूना लगा देना, प्लीज इस सब को अवॉइड करिए क्योंकि इससे आपकी स्किन और ज़्यादा डैमेज होती है। फिर हमको उसे भी ट्रीट करना पड़ता है और आपके जो मस्से हैं उन्हें भी ट्रीट करना पड़ता है। ओके सर, बीइंग इन दिस प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट हाउ मेनी इयर्स यू आर इन दिस प्रोफेशन? इट हैज़ बीन सिंस 2014। Okay, it's been a long time. Yes, तो around 10 12 साल में- years. Okay, so 10-12 साल में सर कोई ऐसे पेशेंट्स या कोई ऐसी डिजीज आई हो जो आपने देखा कि टाइम के साथ इवॉल्व हुई है कि अभी आपने जब प्रैक्टिस शुरू की होगी तब में भी ऐसा हो सकता है कि ये वाले कॉमन इश्यूज थे जो लोगों में तब हो रहे थे, बट अब कुछ चीजें ऐसी डिसीजेज स्किन डिजीज बड़ी हूँ? देखिए, फंगल इन्फेक्शंस एक अब काफ़ी प्रिवलेंट होने लगे हैं ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस। एक्ने भी पहले इतना नहीं हुआ करता था जितना अब लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होने लगा है। इवन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के भी अब केसेस ड्यू टू पॉलीगेमी ज़्यादा आने लगे हैं। पॉलीगेमी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ओके जी। So coming back to that thing, sir, you are also a venereologist. जी। Am I pronouncing it right? Yes. Okay. So sir, if you are a venereologist, तो अब इंडिया में क्या होता है ना, STDs है जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, दे आर ट्रीटेड एज टैबू। उनको ट्रीट करवाने से पहले ना लोग उनकी बात करने से पहले ही डरते हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि अब इंडिया में वो चीज़ बढ़ गई है बट फिर भी लोग क्यों नहीं उसको मतलब ओवरलुक करते हैं? देखिए, ओवरलुक करते हैं? थोड़ा सा जो टैबू है वो एजुकेशन के थ्रू अब कम हो रहा है और उसे हमें कम करना चाहिए। डॉक्टर्स को, अगर आपको कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो यूजुअली एसटीडीज दवाइयों से काफ़ी जल्दी ठीक भी की जा सकती है। अगर आप समय पर डॉक्टर के पास जाएंगे तो दे आर वेरी वेरी इजीली ट्रीटेबल। अगर आप उसको ट्रीट नहीं कराते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, आपको आगे जाके काफ़ी तकलीफ दे सकती हैं। उससे बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे चेकअप करवाएं, उनसे ट्रीट करें, ज़्यादा बेटर है। सर एक इसमें ये भी इशू होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी सेक्टर जो हमारी इन जनरल पॉपुलेशन का सेक्टर जो हाई एंड लोग होते हैं उनको अगर होती भी है तो वो लोग के पास नॉलेज होती है कि वो लोग डॉक्टर्स को दिखा देते हैं। जी। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में एक इशू मैंने देखा है, हो सकता है ज़्यादा हो, मैंने स्टडीज़ में देखा है उनको ज़्यादा इशू होता है, बट वो लोग डरते हैं एसटीडीज वगैरह को ट्रीट करवाने में कि ये महंगी होती हैं। एक तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको एसटीडीज हैं भी या नहीं, तो हाउ समवन कैन नो? देखिए, क्या होता है, अगर जो रूरल पॉपुलेशन वाले लोग हैं वो इसका ट्रीटमेंट महंगा होगा इस बात से नहीं डरते हैं। वो इस बात से डरते हैं कि दूसरे लोगों को पता चलेगा कि हमें ये बीमारी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ आती है। ओके। बट पेशेंट डॉक्टर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके किसी भी रिलेटिव या किसी भी पहचान वाले को नहीं पता चलेगा और आप काफ़ी इजीली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके। एंड सर एज यू सेड इन द स्टार्टिंग की अब जो एसटीडी से बढ़ गया है बिकॉज ऑफ पॉलीगेमी, डज प्रोस्टिट्यूशन आल्सो वर्क्स इन दिस? हाँ, जैसे नीमच के आसपास भी काफ़ी सारे ब्रोथल्स हैं। ओके। तो यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का नंबर ज़्यादा रहता है। ओके। यूजुअली आप देखेंगे हाईवेज पे ट्रक्स निकलते हैं, वो भी इस चीज़ के बहुत कैरियर होते हैं। यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स से होती है और जो ब्रोथल्स हैं वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। ओके। जी। तो सर हाउ टू प्रिवेंट दिस, मतलब अगर गवर्नमेंट को अगर हम छोड़ भी दें कि ठीक है वो चीज़ अगर वो नीड के पार्ट में या फिर किसी भी तरीके से उनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो पीपल को अर्ज है, किसी को भी अर्ज है तो वो जाएगा। अब वो जा रहा है, मेजर्स क्या क्या है, वो कैसे प्रिवेंट कर सकता है इन चीज़ों को? देखिए, आइडियली तो अगर आपको पता है कि इफ द फीमेल हैज़ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स तो आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड करें, वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो यू कैन यूज़ प्रोटेक्शन, यू कैन यूज़ अ कॉन्डम, वो बेस्ट ऑप्शन है। ओके जी। एंड सर ये जो भी एसटीडी वाले इश्यूज हैं, डज इट रिफ्लेक्ट ऑन योर बॉडी ऑल्सो, लाइक बॉडी पे भी कुछ सिम्टम्स होते हैं इससे? हाँ, कई सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज होती हैं उनके बॉडी पे भी आपको सिम्टम्स दिखते हैं। ओके, लाइक सिम्टम्स लाइक जैसे सिफिलिस होता है। सिफिलिस में आपको अपने हाथ की हथेलियों में सिक्के जैसे निशान कॉपर कलर के दिखना शुरू हो जाते हैं। ओके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
Okay. So if someone is watching this podcast and if they are afraid of coming and seeing a doctor, so they should not be afraid, right? हाँ, आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास आके और फ्रीली कंसल्ट कर सकते हैं। Okay. So sir, venereology is a vast term, I would say. Not just STD. और भी क्या चीजें इनके अंदर हम मतलब ट्रीटेबल होती हैं या फिर डिजीज? बहुत सारे, एक कैंडिडियासिस डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है, जो सफ़ेद कलर का कुछ जमा होता है उनको अपने पीनिस के आसपास। ओके। लोग उसमें भी दिखाने में काफ़ी ज़्यादा शर्माते हैं। ये डायबिटिक्स में बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है, बट ये भी डिजीजेज हैं। ओके। एंड लोग इसके लिए भी नहीं, हाँ, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास आने में कतराते हैं। तो सर ये तो मेल पार्ट हो गया कि हम लोग मेल्स की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट फीमेल्स? हाउ दे नो दैट दे आर आल्सो प्रोन टू एसटीडीज एंड ऑल दिस डिसीजेस? फीमेल्स को भी, अगर देखिए एसटीडी आपको है या नहीं, इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको कोई भी एसटीडी होती है तो आपको अपने जेनिटल्स पे छाला या फुंसी होगी। वो पेनफुल या पेनलेस भी हो सकती है। अगर आपको ऐसा कुछ भी अननेचुरल जो आपको पहले नहीं था और किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ऐसा कुछ लगता है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एंड ये सब सर्जिकल पार्ट में आते हैं या फिर ये नहीं, मेजरली तो ये सब मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। सर्जरीज की जरूरत बहुत ही कम केसेस में पड़ती है। ओके जी। डज एचआईवी आल्सो कम इनटू दिस कैटेगरी? हाँ जी। ओके। एंड इज एचआईवी ट्रीटेबल और नॉट? देखिए एचआईवी ट्रीटेबल नहीं है बट मैनेजेबल कंडीशन है। अगर पेशेंट्स रेगुलरली दवाई लेता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ स्पैन बहुत अच्छा किया जा सकता है। ओके सर, एक 15-20 साल पहले एक अवेयरनेस कैंपेन चला था कि ये चीज छूने से नहीं फैलती। तो बीट एचआईवी या फिर बीट अदर योर डिसीजेस एसटीडीज वगैरह, आर दे कम्युनिकेबल इजीली? इजीली तो नहीं कहेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यूजुअली बॉडीली फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से फैलती है। अगर आप किसी को छूते हैं तो कोई बॉडीली फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आता है, उससे कोई भी एसटीडी नहीं फैलती। ओके जी। ग्रेट सर। सर एक और चीज़ थी आपकी, मतलब मैंने जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, आई केम अक्रॉस लेप्रोलॉजी ऑल्सो। व्हाट इज लेप्रोलॉजी? इज इट प्रिविलेंट इन इंडिया नाउ? लेप्रोलॉजी बेसिकली एक पुरानी डिजीज हुआ करती थी, लेप्रेसी, जिसको हिंदी में हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। कोढ़ के जो प्रॉब्लम होते थे। हाँ, जो आसान भाषा में अगर अपन समझे तो जो आपको रेलवे स्टेशंस पे लोग दिखते हैं जिनके हाथ या उंगलियां नहीं होती, वो यूजुअली लेप्रेसी के पेशेंट्स होते हैं। ओके जी। तो अब इंडिया में वो है? अब इंडिया में बहुत ही कम केसेस आते हैं लेप्रेसी के। अब बहुत रेयर है। जितना पहले इसका प्रेवलेंस था उसके मुकाबले तो अब काफ़ी ज़्यादा कम केसेस हैं। तो सर लेप्रोलॉजी में अभी जैसे आपने कहा कि जो हमको ऐसे लोग मिलते हैं जिनके हाथ या पैर नहीं है, एक तो एम्प्यूटेड भी होते हैं, किसी के हाथ पैर की किसी रीजन की वजह से कट जाते हैं। हाउ डू नो? अब अगर इंडिया में नहीं भी है तो भी आई एम श्योर अब कुछ तो ऐसे लोग बच गए होंगे जिनको इशू है। तो कैसे उनको पता चले और इज इट ट्रीटेबल? हाँ, लेप्रेसी बहुत इजीली ट्रीटेबल है। आपको 1 साल तक उसकी दवाई लेनी होती है और लेप्रेसी इज़ वेरी इजीली ट्रीटेबल। अगर आपको हाथ पैरों में सुनपन रहता है, अगर आप शर्ट के बटन लगाने में आपको दिक्कत आती है, आपकी चलते चलते अगर चप्पल निकल जाती है, तो ये यूजुअली लेप्रेसी के साइंस होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट सर। सर कमिंग बैक टू दी अनदर पार्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ, एज यू सेड कि मेडिकल कॉलेज में आपने इतना टाइम बिताया। मेडिकल कॉलेज के बारे में सर एक मिथ भी होता है ना कि वहाँ पे लोग सुसाइड भी ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रैगिंग वगैरह भी ज़्यादा होती है। तो हाउ टू डील विद दोस थिंग, और आपकी पढ़ाई पे भी आपको फोकस करना है? देखिए, मेडिकल कॉलेजेस में लाइफ थोड़ी टफ होती है क्योंकि जैसा कि आपने जो इश्यूज डिस्कस किए वो भी, और दूसरा आपको पढ़ना भी काफ़ी पड़ता है। तो अगर आपके दोस्त हैं, आप फैमिली से बात करते रहें, उनको अपनी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में कुछ है वो बताते रहें, डिस्कस करते रहें, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है। ओके। रैगिंग की आपने बात की, रैगिंग के लिए अब एंटी रैगिंग कमिटीज़ बन चुकी हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप बहुत इजीली एक कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। सर वन थिंग दैट यू टोल्ड कि अगर आपको कुछ भी ट्रॉमा या कुछ भी इश्यूज है तो आप आपकी फैमिली या दोस्त से बात कर सकते हैं। तो इन जनरल, नॉट जस्ट मेडिकल फील्ड, इन जनरल भी लोगों को अब ट्रॉमास और स्ट्रेस ज़्यादा ही होता है। तो आर दिस फैक्टर्स लीडिंग टू ऑल दिस इश्यूज, या फिर ये सिर्फ एक पार्ट है इन सब डिसीजेस के, इन सब इश्यूज के? देखिए, अगर आपको स्ट्रेस है,
तो इट विल कंट्रीब्यूट टू अ लॉट ऑफ डिजीज इन योर लाइफ। उसमें स्किन डिजीज भी आती हैं, बहुत जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं वो भी इन सबसे बढ़ती हैं। तो अगर कम्युनिकेट करने से स्ट्रेस कम किया जा सकता है तो फिर वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके सर, इफ आई जस्ट वांट टू आस्क यू 3 हैबिट्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, एक इन जनरल, इन ये 3 चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपको हेयर के, स्किन के या जो भी डिसीजेज है वो थोड़ी कम होंगी। ऐसी कोई 3 चीज़ें अगर आप बता सकें तो। देखिए, सबसे ज़रूरी है हाइजीन रखना। अगर आप स्किन डिजीजेस से बचना चाहते हैं तो आप हाइजीन रखिए, उससे आपके काफ़ी सारे जो फंगल, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो कम किए जा सकते हैं। ओके। दूसरा, आप बैलेंस डाइट रखिए। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है तो आप स्किन डिजीजेस, हेयर डिजीजेस सबसे बचे रहेंगे। तीसरा, जो इंडिया में लोग नहीं करते हैं वो है अपनी अप्रोप्रिएट स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करना। बेसिक प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे सनस्क्रीन को लेके भी एक बहुत बड़ा टैबू है कि ये तो लड़कियां लगाती हैं, बट इंडिया में सनस्क्रीन्स जैसा वेदर है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो काफ़ी डिजीजेस को आप वैसे ही कम कर सकते हैं। Okay, that's grateful. If you are keeping a note, then please just ask your questions also in the comments कि हम और सर से क्या पूछ सकते हैं। आई एम श्योर नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जब कभी दोबारा सर से मिलेंगे या किसी भी डरमेट से मिलेंगे तो हम इन सबके आंसर्स देंगे आपको। सर, कमिंग बैक टू वन लास्ट थिंग, ऐसा कुछ एडवाइस आप इन जनरल देना चाहें, क्योंकि आई एम श्योर ऐसे लोग देख रहे होंगे हमारे पॉडकास्ट को जो मे बी दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, दे वांट टू बिकम अ डर्मेट, या दे वांट टू बिकम समथिंग इन देयर लाइफ। तो ऐसा कुछ लाइफ लेसन? बहुत मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे पूरी जी जान से, उसके लिए उस चीज़ के प्रति मेहनत करेंगे तो बिल्कुल वन डे यू विल गेट व्हाट यू वांट, व्हाट यू विश फॉर। Okay. Sir, one thing I would just, I have just noticed about you, you have a very calm and soft demeanor. Thank you. Why it is? Like, why do you have that? Like, in general ना डॉक्टर के साथ बात करने में ना लोग थोड़े हिचकिचाते हैं। उनको ऐसा होता है कि यार हम डॉक्टर के साथ बात करेंगे तो या तो डॉक्टर कट टू कट बात करेगा या इन जनरल वो रूड भी हो जाते हैं बहुत सी बार। So how you keep yourself calm and composed? देखिए, अगर आप पेशेंट से एज अ फ्रेंड बात करेंगे, दोस्त बन के बात करेंगे, तो पेशेंट्स भी ज़्यादा खुल के अपनी दिक्कत आपको बता पाएंगे। वो भी ज़्यादा अच्छे से अपनी बीमारी, अपने जो भी उनको तकलीफ है वो कन्वे कर पाएंगे। तो सिर्फ किताबों में अच्छा डॉक्टर बनना इज़ नॉट नेसेसरी। आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ती हैं। आई हैव सीन वन वीडियो ऑफ अ डॉक्टर जो ना बच्चों के डॉक्टर हैं एंड ही प्लेज विद किड्स। वो उनको गाने सुना के इंजेक्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली। सो आप लोग को ये सब सिखाया जाता है या फिर ये अपनी नहीं, ये कोई सिखाता नहीं है, ये तो आपकी पर्सनैलिटी है, ये तो आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ओके जी। सर, इंडिया में डर्मेटोलॉजी में अभी काफ़ी सारा एडवांसमेंट भी आ रहा है, काफ़ी सारी जापानीज टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी सब टेक्नोलॉजीज भी मैं सुनता हूँ कि आती हैं। व्हाट डू यू थिंक, लाइक इन इंडिया अब जैसे हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, इन टर्म्स ऑफ डर्मेटोलॉजी व्हाट यू आर सीइंग इन फ्यूचर? बहुत सारी नई चीज़ें डर्मेटोलॉजी में अब आ रही हैं, खासकर कि जो कॉस्मेटोलॉजी वाला पार्ट होता है डर्मेटोलॉजी का, उसमें जैसे आप कई सारी मशीन्स देखेंगे जो नॉन सर्जिकली भी अब आपकी अपीयरेंस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकती हैं। कई सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे एक्सोसोम्स हैं, PRP-GFC जिसकी अपन ने बात की, केमिकल पील्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब नई एडवांसमेंट्स आ रहे हैं जो काफ़ी सेफ भी हैं आपकी स्किन के लिए। ग्रेट। सर, किसी को देख के पता चल सकता है कि उनकी स्किन इश्यूज हैं या फिर उनको इन जनरल कोई इश्यूज हैं, आप जैसे डॉक्टर हैं? हाँ, हमें तो पता चलता है क्योंकि ये हमारा काम है, हम एक्सपीरियंस्ड हैं इस चीज़ में। ओके सर, एक चीज़ और मैंने देखी है डर्मा इंडस्ट्री में एक लेज़र ट्रीटमेंट भी बहुत वास्ट अब चल रहा है, काफ़ी लोग करवा रहे हैं। तो लेज़र ट्रीटमेंट के भी काफ़ी सारी रील्स, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी फील्ड पे आती हैं कि अब तो सैलून्स में भी लेज़र ट्रीटमेंट हो रहा है। पीपल माइट नॉट बी सर्टिफाइड क्योंकि हम तो रील देख के, हम तो ऐड देख के चले जाएंगे ना कि यार ये पिंपल हमारा जो है लेज़र से हटा देंगे, पेनलेस ट्रीटमेंट बोलते हैं जिसको। तो इसका ब्रेकडाउन क्या है कि लाइक लेज़र एक्चुअल में क्या होता है और ये जो लोग कर रहे हैं, इज इट लेजिट और नॉट? देखिए, लेज़र्स बहुत सारे स्किन इश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। एक मिथ भी है कि वो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि लेज़र से स्किन कैंसर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेज़र्स आर वेरी सेफ। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से लेज़र करवाएं और FDA अप्रूव्ड मशीन से लेज़र करवाएं, जो मशीन्स आपको
जो आपने वीडियोस देखे हैं सैलून्स के और जो मशीन्स आपने देखी है वो अनक्वालिफाइड लोग होते हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते हैं। वो अगर लेज़र यूज़ करते हैं तो वो लेज़र काफ़ी पेनफुल हो सकती है, लेज़र से आपको बर्न हो सकते हैं। बट अगर आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो लेज़र से एक बहुत अच्छा टूल है आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ओके, एंड हाउ टू नो, लाइक जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप ये डिग्रीज देख के समझ सकते हैं कि लेज़र के लिए मतलब अप्रूव्ड है या नहीं है? हाँ, आप डिग्रीज देख के समझ सकते हैं। और लेज़र्स यूज़ करने के लिए लीगल क्वालिफिकेशन सिर्फ प्लास्टिक सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट्स के पास है। जो दूसरे आप सैलून्स में देखते हैं लेज़र्स यूज़ कर रहे हैं या कुछ दूसरी स्पेशलिटी के लोग भी, जैसे कई डेंटिस्ट्स भी अब लेज़र्स यूज़ करने लगे हैं स्किन पे, वो ठीक नहीं है और वो एनएमसी से अप्रूव्ड भी नहीं है, वो करना इलीगल है। ओके जी, दैट्स ग्रेट सर। सर एज यू टोल्ड कि अब लोग ना मतलब नए नए वेंचर्स, डोंट यू थिंक कि इंडिया में डर्मा इंडस्ट्री या फिर जो भी ये इंडस्ट्रीज हैं जो कि बेसिकली सर्जरी के अंदर आती है, डोंट यू थिंक पीपल लोग चालू कर देते हैं कि यार ये उनके लिए तो मनी मेकिंग बिजनेस हो गया, बट डोंट यू थिंक कि ये हेल्थ के साथ में अभी पब्लिक के साथ में कि एक इशू भी है ये? हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास भी कई पेशेंट्स आते हैं जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर से स्किन ट्रीटमेंट लेके आए हैं, जो क्वैक से स्किन ट्रीटमेंट लेके आए हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स लेके आए हैं, पील्स करवा के आए हैं। वो गए तो थे अपनी स्किन को बेटर करने के लिए, बट वो उल्टा और ज़्यादा नुकसान करवा के आ गए हैं। अब उन्हें वो इशू भी ट्रीट करवाना है जो उन्हें पहले था, और जो नुकसान करवा के आए हैं वो भी उन्हें ट्रीट कराना है। तो लोगों के लिए ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसीलिए अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है तो आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के पास ही जाएं। ओके, सो डज गवर्नमेंट आल्सो हैव एन रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें? हाँ, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो इस सब की गवर्निंग बॉडी है। और एनएमसी के अकॉर्डिंग स्किन के डॉक्टर सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट या कोई एस्थेटिक फिजिशियन स्किन का डॉक्टर नहीं होता है। ये एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस नहीं है। Okay, so next time if you are visiting a doctor, please make sure like you are going to the right person, because in the end your health and skin matters. Okay, so thanks a lot sir for coming to Bro Talks and इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपने शेयर करी। If you guys also feel कि कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दी इस पॉडकास्ट में जो you want us to cover in the next episode, please let us know, and in the meanwhile subscribe to Bro Talks, and हम ऐसे कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।